आपने कुछ समय के पहले बताया कि पलक गई थी और इतना बढ़िया परफॉर्मेंस हुआ, आपने देखा जी। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि मेरे कई दोस्त जाते हैं वहाँ पे, लता जी की गाने गाते हैं, लता जी ने भी गाना गाया था वहाँ पे जी। आपको लगता है कि मदन मोहन जैसे महान कलाकार, जैसे हम लोग बीथोवन की बात करते हैं, इतने बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टरों की बात करते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के म्यूजिक डायरेक्टर कहीं नजर नहीं आते हैं, सिर्फ नजर आता है सिंगर। आई एम सॉरी, क्या लगता है क्यों है ऐसा? क्यों मुझे लगता नहीं कि मदन मोहन साहब की आज वहाँ पे म्यूजिकल नाइट है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल म्यूजिकल नाइट है वहाँ पे? मुझे लगता है पांडे जी क्यों तो पता नहीं, मुझे डेफिनेटली लगता है कि हमारे देश के लोग बहुत प्रेम करते हैं। हमको मदन मोहन साहब से पूरा भारत बहुत प्रेम करता है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से बहुत पूरा भारत प्रेम करता है। गली गली में जो है उनके गीत बजते हैं, उनका नाम जो है बड़े आदर के साथ लिया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जो है, अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, उन्होंने हमेशा भारत को देखने का जो नज़रिया रहा है थोड़ा सा संकीर्ण रहा है। भारत के फैब्रिक को वो लोग उन्होंने हमेशा अंडरमाइन करने की कोशिश की है। नहीं समझा, कैसे? मतलब कि मुझे लगता है कि भारत का जो योगदान रहा है पूरे विश्व में हाँ, उसको उन्होंने हमेशा जो है वो झेल नहीं पाए हैं और रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जानबूझ के क्योंकि हमेशा उनको लगता है कि क्योंकि ये लोग जो है ये असली फैब्रिक वाले लोग हैं ना। अगर हम मतलब इतिहास के ऊपर मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ, लेकिन अगर हम आर्यभट्टा के टाइम से की बात कर ले, अगर हम वहाँ से लेके आज तक की बात कर ले कि आज के जो हमारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अभी हमने ये भी देखा, हमने चंद्रयान 3 भी देखा, तो उसके ऊपर भी हालत खराब है विदेशों में। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बिल्कुल कई लोग तो कई मीडिया ने तो बोल दिया झूठा है ये, यहाँ तक आरोप लगा दिया। देखिए, तो ये जो है जो तकलीफ उनको होती है, क्योंकि मुझे लगता है भारत जो है पहले से ही उसकी जो बुलाहट है विश्व गुरु की है। पहले से हमारे देश के ऊपर, इस जमीन के ऊपर, इस मिट्टी के ऊपर बुलाहट ही है कि हम जो है अभी इसके ऊपर भी जो संवाद चल रहा है कि जो भारत का जो मतलब है, जो इंडिया हो या भारत हो, रोशनी, हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन मुझे भारत का मतलब बहुत अच्छा लगा, अलग अलग लोग दे रहे हैं। एक मतलब ये है कि जो रोशनी को खोजने में जुटा हुआ है उसे भारत कहते हैं, उसे भारत कहते हैं। क्या बात। तो मुझे लगता है ये, और पहले से ही हम लोग जो है हम लोग एक विश्वासी मिट्टी रहे हैं। जब दुनिया में मुझे लगता है और भी जगहों पर मुझे लगता है जहाँ पर आध्यात्म का अक्षर भी लोगों को पता नहीं होगा, तब भारत में जो आध्यात्म जो है उसकी जमीन में गड़ा हुआ है, उसके जमीन के हृदय में एकदम धसा हुआ है। तो मुझे लगता है कि दुनिया हमेशा अनकंफर्टेबल रही। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक रीजन है कि जो भारत के जो दिग्गज लोग हैं, लोग उनको जो है कहीं ना कहीं उनसे अनकंफर्टेबल होके या उनको अंडरमाइन करते रहे। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने मदन मोहन साहब के परफॉर्मेंस को, जब पलक उनके गीत गा रही थी, मैंने देखा है कि हर देश के लोग जो है वो मंत्रमुग्ध थे। जब एस डी बर्मन साहब का गीत बजा वहाँ पे, बर्मिंघम सिटी सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा जब वो गीत बजा रही थी, वो लोग खुद मंत्रमुग्ध थे। क्या बात। तो उनको ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि ये भारत के कंपोजर है और ये संगीत भारत से आया है और उनको उसको प्रणाम करना चाहिए। आपके हिसाब से सबसे बड़ा कंपोजर कौन है? जैसे मैं मानता हूं कि प्लेबैक सिंगिंग में, हाँ जी, फिल्मी गीत लिखने में जी, अगर कोई आनंद बख्शी का हाथ नहीं पकड़ सकता, मुझे ऐसा लगता है जी, कोई उस व्यक्ति का आदमी नहीं है जी, कि जो हिंदी गाने लिख सकता है, हिंदी फिल्मों के गाने लिख सकता है। हाँ जी। आपको म्यूजिक डायरेक्टर में कौन लगता है कि भैया वो तो कमाल था, और क्यों था, उसका रीजन चाहिए मुझे? देखिए, जब हम म्यूजिक कंपोजिशन की बात करते हैं ना पांडे जी, हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम जो है निराकार से आकार की बात कर रहे हैं। परफेक्ट। क्योंकि जब हम गायक की बात करते हैं या उसके बाद जो प्रोसेस है उसका भी बहुत अहम किरदार है, लेकिन वो उसका नेक्स्ट स्टेप है। हाँ, ऑफ कोर्स। यहाँ पर जो है बीज, ये उत्पत्ति है। उत्पत्ति है, अंकुरण वही है। बिल्कुल। और उत्पत्ति में क्या होता है, उत्पत्ति के नियम नहीं होते। नियम उत्पत्ति के बाद आते हैं, उत्पत्ति के नियम नहीं। तो मतलब नियम तो आप ही बनाते हैं? नियम तो म्यूजिक डायरेक्टर भी बनाते हैं। हैं। या तो हम बनाते या हमें पता नहीं इसलिए बना पाते, इसलिए काम कर पाते हैं। हाँ, ये भी सही है। क्योंकि क्या बोलते हैं ना कि ना जानने में भी एक जानकारी छुपी हुई है। सही बात। ना जानने में भी एक मासूमियत छुपी हुई है, जो बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इसलिए हम संगीतकारों को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई है अपनी दुनिया को, अपनी धरती को, अपने विश्व को अपनी तरीके से पेश करके आता है। तो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि तो चलिए काम करता हूँ, मैं आपको 5 म्यूजिक डायरेक्टर के नाम लेता हूँ, आप मुझे बताइए कि उनमें क्या खास बात है, क्या कमाल है, क्या करिश्मा है। जी, ठीक है। सबसे पहले मदन मोहन।
मदन मोहन साहब को हम गज़ल किंग कहते हैं, राइट। और मुझे लगता है कि जब जैसे मैंने उनके संगीत को समझा है अपने अनुभव से, कि हमारे संगीत में जो होते हैं राग होते हैं, उसको इंग्लिश में हम मोड्स कहते हैं। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये संगीत के रास्ते होते हैं। जैसे इसको हिंदी का मोड भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये राग चला, यहाँ मोड़ लिया। क्या बात है। तो अगर आप मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन सुने, आप देखेंगे कि वो कहाँ मुड़ जाते हैं, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था चलिए कि ये गीत वहां जाएगा। 2 या 3 एग्जांपल दीजिए। आप उनके कोई भी गाना, आप रुके से कदम, ठीक है, आप देखिए वो कहाँ से कहाँ चले जाता है। वो कौंती का म्यूजिक सुन लीजिए आप, वो भूली दास्तां, उसका अंतरा देखिए कहाँ चला जाता है। मुझे एग्जैक्टली बताइए, मुखड़ा बताइए, फिर वो अंतरा कैसे मुड़ा ये बताइए। वो हर लाइन में मुड़ रहा है। जैसे आप मैं गाने नहीं वाला, छोटा सा गा दीजिए। नहीं, छोटा सा कर दीजिए। नहीं, बट आप देखिए वो उनके काम का एक्चुअली एथॉस ही वो था कि वो जो है दायरों में यकीन नहीं रखते थे। मुझे लगता है उनके मन को वो ही जानते हैं, इतने बड़े कलाकार है। लेकिन अगर हम उनके संगीत को सुनते हैं, मुझे लगता है वो जो मोड़ है, जिस तरीके से वो मुड़ते थे, वो मुझे लगता है, और वो ज्ञान से परे है, वो नियमों से परे है। क्योंकि शायद नियम वाले वो फैसला ना ले, लेकिन उन्होंने वो लिया और इतनी खूबसूरती से लेते थे ना, कि मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली अमर है। आर डी बर्मन, मुझे लगता है कि पंचम दा के अंदर जो उत्साह है, एनर्जी है। क्योंकि मैंने उनका सिटिंग मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन जब मैं उनके गीतों को सुनता हूँ पांडे जी, मुझे लगता है कि उनका जो सिटिंग रूम हुआ होगा, वहाँ पर जो है जो माहौल हुआ होगा, जो ऊर्जा रही होगी, और एक व्यक्ति के अंदर जो एक जज्बा होता है कि कुछ नया करते, कुछ एक्सपेरिमेंट करते, कुछ एक्सप्लोर करते हैं। मुझे लगता है वो पंचम दा की खासियत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एक शब्द में बोल दूंगा, यूनिवर्सिटी। अच्छा, हर जॉनर में, हर राग में मैं उनको, जैसे जो मुझे ये मेरा सौभाग्य था कि मैं प्यारे बाबा से सीख पाया कुछ सालों के लिए जब मैं कॉलेज में था। और जिस तरीके से, और देखिए इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, अगर आप बांसुरी की बात करें तो देखिए उन्होंने बांसुरी को कॉमन मैन से जोड़ दिया। अगर हम हीरो की थीम की बात करते हैं, बिल्कुल यहाँ पे बात उन्होंने म्यूजिक को इंटेलेक्चुअलाइज नहीं किया, सिंपल जनता तक पहुंचाया, और बहुत, क्या बोलूंगा मैं, बहुत प्रोफाउंड म्यूजिक को उन्होंने सिंपल कर दिया। कैसे? एग्जांपल ये जो, अगर हम हीरो की थीम की बात करते हैं, इसमें भी बहुत, ये मिश्रा राग में बना हुआ है। जो हमारा पीस है, आप गाइए जरा। नहीं गाइए, मैं सिंगर नहीं हूं। आप सिंगर नहीं तो क्या हुआ, लेकिन हर कोई गाता है इस थीम को। तो जो हमारा फेमस थीम है, जो हीरो का थीम है, तो ये कोई, क्या कहते हैं ना, कि बहुत सादा नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हार्मनी प्रोग्रेशन है, एक राग है। लेकिन उसको उन्होंने कॉमन मैन के, जो हमारे जो बांसुरी बेचने वाले होते हैं, आज तक ये धुन बजाते हैं। ट्रेन में, बस में, सड़क किनारे बजाने लगते हैं और एकदम मंत्रमुग्ध जाते हैं हम लोग, बिल्कुल सुनने लगते हैं। तो ये मुझे लगता है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की खासियत है। वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट को ले लेते थे, जैसे बुलबुल तरंग, कर्मा, तंग दंग 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 दारी री री दा रा रा रा, तो उन्होंने उसको बहुत, देखिए आम आदमी गाता है। आप सिटिंग में बैठे हैं हम लोगों के? नहीं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की सिटिंग में नहीं बैठा मैं, बहुत उनके बाद में पैदा हुआ। लेकिन पापा से जो मैंने किस्से सुने हैं, जो माहौल को मैंने ग्रहण करने की कोशिश की, इंस्ट्रूमेंट्स में आई कैन गो ऑन। जैसे जो फारसी की शायरी है, जिहाल मिस्किन, जो अभी दोबारा वापस बहुत पॉपुलर हो गया, राइट? उसको लता जी ने गाया है, और उस वक्त पे उनका गीत है, और कॉमन आदमी उन्होंने इन गीतों को गाया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कॉमन व्यक्ति से कनेक्ट करने की क्षमता है, इसमें जो है बादशाह है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। AR रहमान सर, मेरे लिए मैं उनको बहुत खास मानता हूँ, क्योंकि मैं उनके संगीत को सुन के बड़ा हुआ। तो मैं जब स्कूल में था, तो उस वक्त जो संगीत की दुनिया को रेवोल्यूशनाइज किया था, वो था रोजा का म्यूज़िक, बॉम्बे का म्यूज़िक, दिलसे का म्यूज़िक। और मुझे लगता है रहमान सर ने साउंड को बहुत अहमियत दी, उसको बहुत निखारा। और उनसे सीखने वाली बात ये भी है कि मुझे लगता है उन्होंने शास्त्रीय संगीत को, हिंदुस्तानी और कर्नाटिक दोनों, उसको फिल्म में बहुत अच्छी तरह पिरोया है। कैसे? कौन से गाने में? कोई भी गाना आप सुन लीजिए। अगर हम
कहना ही क्या की बात करते हैं, तो उसमें जो सरगम उन्होंने इस्तेमाल किया, खुद गाया भी रहमान सर ने, उसका इंटरल्यूड आप सुन लीजिए। अगर आप कार्नाटिक सुनिए, दिल से का जो टाइटल सॉन्ग है उसमें उन्होंने कार्नाटिक इस्तेमाल किया है, लता जी के साथ उसको उन्होंने कोलैबोरेट करा है उस कार्नाटिक क्लासिकल वोकल को, और जो हम हमारे दक्षिण भारत के इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ किए। वो गाना ही उस रिदम पे बेस्ड है और उसके साथ में जो है पश्चिमी इंस्ट्रूमेंट्स भी बज रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो हाइब्रिड उन्होंने क्रिएट किया, ये इसका श्रेय बहुत उनको जाता है। जतिन ललित, मुझे लगता है हिंदी फिल्म म्यूज़िक का एक साउंड है, उसकी एक सभ्यता है, जो अगर हम 50s की भी बात करते हैं, सी रामचंद्र जी के टाइम से लेकर आज तक, तो मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म का जो एक क्या कहते हैं ना, उसकी एक मधुरता है, वो अपने आप में एक जॉनर है। हिंदी फिल्म जब हम बोलते हैं, एटलीस्ट बाय द टाइम द 90s केम, वो अपने आप में एक जॉनर बन गया था। तो मुझे लगता है उस जॉनर को जतिन ललित जी ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। कोई भी उनका अब कुछ कुछ होता है देख लीजिए, आप गुलाम का संगीत सुन लीजिए, मुझे लगता है उस हिंदी फिल्म का जो बड़प्पन होता है और उसकी एक भाषा होती है, उसका एक रुतबा है, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। विशाल शेखर, मैं कॉलेज में था जब विशाल शेखर का संगीत हमें सुनने को मिला। मुझे लगता है कि डांस म्यूजिक जो वो करते हैं, मुझे वो बहुत पसंद है उनका, जिस तरीके से वो, और उस वक्त 10 बहाने की मैं बात करूँ, दीदार दे, दीदार दे, कितना उनका बहुत सुंदर, और ओ साकी साकी। तो मुझे लगता है कि एक क्या कहते हैं, फिल्म में इलेक्ट्रो और डांस को लाने में जो उनका योगदान रहा है, कीपिंग द मेलोडी वेरी वेरी इंडियन, क्योंकि विशाल जी का अपना स्टाइल है, शेखर जी बहुत सुरीले हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा मधुर है। प्रीतम, मुझे लगता है कंसिस्टेंसी जो उनकी है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है, और बार बार ये जिम्मेदारी जो है वो लेते हैं और निभाते हैं, और जिस तरीके से वोकल्स को इस्तेमाल करते हैं प्रीतम, मैं बहुत उसका उनका मुरीद हूँ उस मामले में। मिथुन शर्मा एक हमारे विजिट अच्छा बहुत अच्छा। गदर 2 उनकी हिट हो गई है, जहर। या इसका जवाब आप ही दे दीजिए पांडे। नहीं, बताइए क्या लगता है, दूर से बैठ के क्या लगता है मिथुन शर्मा जो काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, कौन है, क्या खास बात है उसमें? इसका मैं निरपक्ष जवाब कैसे दूं? नहीं देना पड़ेगा, अगर ईमानदार हैं तो आप देंगे। मुझे वो लगता है वही है कि अगर बिना किसी अनुभव से गुजरे आप उस एहसास को महसूस करना चाहते हैं, तो मिथुन के संगीत को सुनिए। फिर से रिपीट कीजिए। बिना किसी अनुभव से गुजरे, अगर आप उसी एहसास को महसूस करना चाहते हैं तो मिथुन को सुनिए। क्या अच्छा डेफिनेशन है।